हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई में कहीं कोई बाधक नहीं होती होगी। आप सभी बहुत इंतज़ाम से, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को, अपनी पाठ्यक्रम को पूरी कर रहे होंगे अपने घरों से। तो हम उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ रहें और सफल हों। तो आप सभी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हम पिछले सेशन में पढ़ रहे थे। यूरोपीय कंपनियों के आगमन, हम पिछले सेशन आधुनिक भारत को स्टार्ट किया था उत्तरवर्ती मुगल काल से। उत्तरवर्ती मुगल काल के सारे शासक को हमने पढ़ा। फिर यूरोपीय कंपनियों का आगमन में हमने कुछ कंपनियों को पढ़ा। उन कंपनियों में हमने पुर्तगाली को पढ़ चुका। पुर्तगाली के बाद डच को पढ़ा, अंग्रेजी को पढ़ा, डेनिश को पढ़ा और फ्रांसीसी। ये पांचों कंपनियों को बारी बारी से हमने एक एक करके अध्ययन कर लिया। आज हम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है तो इससे अंग्रेजों से कुछ युद्ध होता है, कुछ लड़ाई होती है। उन लड़ाइयों पर हम आज आप सभी से विस्तृत चर्चा करने चल रहे हैं, आप सभी से वार्तालाप करने चल रहे हैं। फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों अपने अपने स्थान पे मजबूत थे और दोनों अपने बल का इस्तेमाल किया और एक तरफ अंग्रेज और दूसरे तरफ फ्रांसीसी, दोनों से होती है युद्ध। और ये युद्ध, चूंकि मैंने आपको बताया कि भारत के दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में हुआ था, दक्षिण भारत में कर्नाटक वाले क्षेत्र में, और कर्नाटक के क्षेत्र में होने के नाते इस युद्ध को कहा गया कार्नेटिक युद्ध। और ये कार्नेटिक युद्ध 3 बार हुआ था। एक प्रथम कर्नाटक युद्ध को मैंने पढ़ लिया था, प्रथम कर्नाटक युद्ध पढ़ लिया। आज हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था यूरोप और फ्रांसीसियों से, उन पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो चलिए आप सब फटाफट जुड़ते जाइए मेरे साथ। आप सभी फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में, सभी दोस्तों को, और आप सभी चैनल पे आके सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आप सभी से यही बार बार साहिदय कोट प्रणाम करते हुए आप सभी से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी मंच, ये प्लेटफॉर्म, ये परिवार आपका है और यह इस परिवार में आपका शामिल होना ही सफलता की आयाम की ओर जाने का रास्ता दिखलाएगी। तो आप सब फटाफट गंगा एकेडमी चैनल पर आइए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले पहुंचे। कोई टॉपिक, कोई वीडियो आप सभी से छूटने ना पाए। हर वीडियोस को देखिए, 2-4 बार लगातार देखिए, जिससे सारी फैक्ट आपके माइंड में सेट हो जाए, कभी भूलने ना पाए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर तैयार, हर सोशल साइटों के हर ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक, भारत के प्रत्येक नागरिक तक आप सब गंगा एकेडमी को पहुंचा दीजिए। और आप सभी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं गंगा एकेडमी पर। आप सभी आइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए, हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। तो एक बार फटाफट आप सब लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी भाई बहन चैनल से जुड़ जाएं। और हम सीधे अब सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान हम उन पर चर्चा करने चल रहे हैं। तो चलिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? सबसे पहले कोई जब युद्ध होती है तो कब हुआ है,
युद्ध का कारण क्या था, युद्ध क्यों हुआ था और युद्ध करने वाले कौन कौन से लोग होते हैं, तो इन पर हम जानकारी लेते हैं। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। प्रथम कर्नाटक युद्ध मैंने आपको बताया था कि 1748 ईस्वी में एक संधि होती है, एक्स-ला-शापेल संधि, और एक्स-ला-शापेल संधि के दौरान प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1748 से एक साल आराम किया था और आराम करने के बाद पुनः 1749 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध छिड़ जाती है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो जाती है। 1749 से 1754, 1749 से 1754 के बीच की समय ड्यूरेशन 5 ईयर है, यानी ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध कितने वर्ष का चला था, तो 5 वर्ष तक ये युद्ध हुआ था। 1749 से 50, 454, 4 इधर 1 इधर, 5 वर्ष तक ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध चला था। तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, तो हम कारण आप सभी को बतला दें। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, एक राज्य है हैदराबाद और दूसरा है कर्नाटक। ये हैदराबाद और कर्नाटक वाले क्षेत्र में जो उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, इन्हीं दोनों कंपनियों में उलझ गया था। ये हैदराबाद भी दक्षिण भारत का क्षेत्र है और कर्नाटक भी दक्षिण भारत का क्षेत्र है। तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र में उत्तराधिकार का हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, युद्ध। और इसी हैदराबाद और कर्नाटक के क्षेत्र में उत्तराधिकार के संघर्ष में दोनों कंपनियां अपने अपने बल से दोनों कंपनियां इस युद्ध में उलझ गई और हैदराबाद में एक नासिर जंग होता है और मुजफ्फर जंग। हैदराबाद में एक नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच तथा कर्नाटक में अनरुद्दीन और चांदा साहेब के बीच ये उत्तराधिकार का युद्ध, ये उत्तराधिकार का संघर्ष चला था। तो हैदराबाद में ये कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार का ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो हैदराबाद में एक तरफ नासिर जंग थे, दूसरे तरफ मुजफ्फर जंग थे। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हैदराबाद में चला था, जबकि कर्नाटक में एक तरफ अनरुद्दीन की सेना थी, दूसरी तरफ थे चांदा साहब की सेना। तो चांदा साहब की सेना और अनरुद्दीन की सेना के बीच उत्तराधिकार का युद्ध चला था कर्नाटक वाले क्षेत्र में, और नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध चला था हैदराबाद में। तो मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, जब हैदराबाद और कर्नाटक के क्षेत्र में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, तो उस संघर्ष में ये दोनों कंपनियां, यूरोपीय कंपनी और ये फ्रांसीसी कंपनियां आपस में इस उत्तराधिकार वाले क्षेत्र के युद्ध में उलझ गई थी, हैदराबाद और कर्नाटक के क्षेत्र में। हैदराबाद में कौन कौन थे, तो हैदराबाद में नासिर जंग बनाम मुजफ्फर जंग, मतलब एक तरफ नासिर जंग की सेना थी, दूसरे तरफ मुजफ्फर जंग की सेना थी। तो नासिर जंग और मुजफ्फर के बीच नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था हैदराबाद में, और अनरुद्दीन की सेना के सामने उत्तराधिकार का युद्ध का संघर्ष हुआ था चांदा साहब से। तो अनरुद्दीन बनाम चांदा साहब का संघर्ष
कर्नाटक वाले क्षेत्र में हुआ था और हैदराबाद में नासिर जंग बनाम मुजफ्फर जंग के बीच ये उत्तराधिकार का संघर्ष चला था और चल ही रहा था, जिसमें एक नाम है डुप्ले। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चांदा साहब का पक्ष लिया था। डुप्ले ने इस उत्तराधिकार के युद्ध में, उत्तराधिकार के संघर्ष में डुप्ले ने भी भाग लिया था। तो डुप्ले किसका पक्ष लिया था? तो डुप्ले मुजफ्फर जंग और चांदा साहब का पक्ष लिया था। अर्थात किस क्षेत्र में ये लड़ाई हुई थी? तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में हुई थी। यानी कर्नाटक वाले क्षेत्र में जो मुजफ्फर जंग और चांदा साहब आपस में लड़ रहे थे, इनका साथ दिया था डुप्ले ने। अब जब डुप्ले ने चांदा साहब और मुजफ्फर जंग का साथ दिया, तो पक्ष लिया, तो मजबूरी में आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो मजबूरी में रॉबर्ट क्लाइव ने पक्ष लिया था किनका? ये हैदराबाद वाले का, यानी नासिर जंग और अनरुद्दीन का पक्ष लिया था। तो आपके परीक्षा में पूछ लिया जाए कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में उत्तराधिकार का युद्ध किन क्षेत्रों के उत्तराधिकार के अंतर्गत हुआ था? तो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार से संबंधित था। ये आपस में दोनों कंपनियां इस संघर्ष में उलझ गई थी। हैदराबाद में कौन लड़ाई में शामिल था? तो हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग लड़ाई में आपस में लड़ रहे थे। तो हैदराबाद वाले क्षेत्र में मुजफ्फर जंग और हैदराबाद वाले क्षेत्र में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच ये युद्ध चला था और कर्नाटक वाले क्षेत्र में चांदा साहब और अनरुद्दीन की सेना उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। तो डुप्ले ने किसका पक्ष लिया था? तो डुप्ले ने ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में मुजफ्फर जंग और चांदा साहब आपस में जहां लड़ रहे थे, उनका साथ दिया था डुप्ले ने। तो जब मुजफ्फर जंग और नासिर जंग का डुप्ले ने साथ दिया लड़ाई में, तो मजबूरी में क्लाइव ने साथ दिया था नासिर जंग, और नासिर जंग के सामने कौन लड़ाई लड़ रहा था? अनरुद्दीन। तो नासिर जंग अनरुद्दीन का युद्ध संघर्ष चला था। ये नासिर जंग और अनरुद्दीन लड़ रहे थे हैदराबाद वाले क्षेत्र में, और इनका साथ दिया था मजबूरी में क्लाइव ने। इनका पक्ष लेना पड़ा। अब डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चांदा साहब के साथ तंजौर के में स्थित आम्बूर का एक युद्ध होता है। ये आम्बूर का युद्ध होता है 3 अगस्त 1749 ईस्वी में। 3 अगस्त 1749 ईस्वी में एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम था आम्बूर का युद्ध। ये आम्बूर का युद्ध 3 अगस्त 1749 में हुआ था। ये कहाँ पे? तंजौर के निकट ये स्थित है। तंजौर के निकट आम्बूर का युद्ध होता है 3 अगस्त 1749 ईस्वी में। ये डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चांदा साहब के साथ मिलकर इस युद्ध में लड़ रहे थे। कहाँ? तंजौर के निकट स्थित आम्बूर के युद्ध में 3 अगस्त 1749 ईस्वी में अनरुद्दीन की सेना को बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। अब अनरुद्दीन की सेना पराजित हो चुकी थी। कहाँ पराजित हो गई थी? इसी 3 अगस्त 1749 ईस्वी को आम्बूर के युद्ध में जो तंजौर के निकट लड़ाई हुई थी, डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चांदा साहब के साथ मिलकर लड़ा था। इसी में अनरुद्दीन की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया गया।
और जब पराजित हो गई अनरुद्दीन की सेना, तो अनरुद्दीन युद्ध करता हुआ यहाँ मारा भी गया था। अनरुद्दीन युद्ध करता हुआ मारा भी गया था इसी आम्बूर के युद्ध में। और अनरुद्दीन का पुत्र था मोहम्मद अली। अनरुद्दीन का पुत्र था मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली, त्रिचरापल्ली एक स्थान है, वहां त्रिचरापल्ली में अनरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली भागकर शरण ली थी। कहाँ? त्रिचरापल्ली में। चांदा साहेब कर्नाटक का अब नवाब बन जाते हैं। कर्नाटक का नवाब अब कौन बन जाते हैं? यही चांदा साहेब कर्नाटक का नवाब बन जाते हैं। तो याद कर लीजिए सारे फैक्ट को। द्वितीय कर्नाटक युद्ध होती है 1749 से 1754 ईस्वी में। 5 साल के लिए ये लड़ाई चली थी, ये युद्ध चला था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और इस युद्ध का कारण, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण था हैदराबाद और कर्नाटक वाले क्षेत्र में एक उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, उत्तराधिकार का अभियान चल रहा था, उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। उसी संघर्ष में ये दोनों कंपनियां, फ्रांसीसी और यूरोपीय दोनों कंपनियां आपस में इस संघर्ष में उलझ जाती हैं। हैदराबाद के तरफ पक्ष लिया था। हैदराबाद में एक तरफ नासिर जंग की सेना लड़ रही थी, दूसरी तरफ मुजफ्फर जंग की सेना लड़ रही थी। तथा कर्नाटक वाले क्षेत्र में एक तरफ अनरुद्दीन की सेना लड़ रही थी, दूसरी तरफ चांदा साहब की सेना इस उत्तराधिकार के संघर्ष में लड़ रही थी। युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। तब एक साथ देने के लिए आता है एक तरफ डुप्ले और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव। तो डुप्ले ने किसका साथ दिया, किसका पक्ष लिया, और रॉबर्ट क्लाइव ने किसका साथ दिया, किसका पक्ष लिया, आइए जानते हैं। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चांदा साहब का साथ दिया था। मुजफ्फर जंग और चांदा साहब के बीच जो युद्ध, जो संघर्ष चल रहा था, उस पक्ष का साथ दिया था डुप्ले ने। और जब डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चांदा साहब का साथ दिया, तो मजबूरी में आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ने मजबूरी में नासिर जंग और अनरुद्दीन की सेना का पक्ष लिया था। नासिर जंग और अनरुद्दीन का पक्ष लेना पड़ा इसे। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चांदा साहब के साथ एक लड़ाई लड़ते हैं। तो डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चांदा साहब के साथ मिल जाते हैं और मिलकर तंजौर के निकट एक स्थान है, तंजौर के निकट एक युद्ध होती है, आम्बूर का युद्ध। ये आम्बूर का युद्ध तंजौर के निकट ही हुआ था। कब हुआ था? 3 अगस्त 1749 ईस्वी में हुआ था। 3 अगस्त 1749 ईस्वी में यहाँ अनरुद्दीन की सेना को डुप्ले ने इनके साथ मिलकर पराजित कर दिया था। अनरुद्दीन की सेना को बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। कौन? यही मुजफ्फर जंग और चांदा साहब के साथ डुप्ले मिलकर तंजौर के निकट आम्बूर के युद्ध में 3 अगस्त 1749 में अनरुद्दीन की सेना को बुरी तरीके से किया पराजित। और जब पराजित हो जाती है तो अनरुद्दीन इसी युद्ध में मारा भी गया था। आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से अनरुद्दीन किस युद्ध में मारा गया था। तो इसी तंजौर के निकट आम्बूर वाले युद्ध में 3 अगस्त 1749 में जो हुई थी, इसी में अनरुद्दीन की युद्ध में पहले पराजित हुआ और अनरुद्दीन की सेना इसी युद्ध में मारा भी गया था। और अनरुद्दीन का पुत्र था मोहम्मद अली, और मोहम्मद अली अब भागता है और भाग कर शरण लेता है। कहाँ? त्रिचरापल्ली में। तो जब अनरुद्दीन इस
युद्ध में, इस संघर्ष में मर जाता है, मारा जाता है, तो उसका पुत्र मोहम्मद अली भाग का शरण लेता है तिरुचिरापल्ली में। तिरुचिरापल्ली में भाग का शरण लेता है अमीरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं 1791 ईस्वी में। आगे चलते हैं 1751 ईस्वी में। सॉरी 91 मैंने कह दिया था, ये है 51। 1751 ईस्वी तक डुप्ले की शक्ति 1751 ईस्वी तक डुप्ले की शक्ति भारत के अंदर बहुत बढ़ चुकी थी, चरमोत्कर्ष पर हो गई थी, परंतु उसका प्रतिकर्ष आने में भी ज्यादा देर न लगी और अमीरुद्दीन के पराजित किए जाने के बाद अमीरुद्दीन का जो पुत्र था मोहम्मद अली, जो तिरुचिरापल्ली में भाग का शरण लिया था, वो कर्नाटक की राजधानी अर्काट से भागता है और अर्काट से भागकर पहुंच जाता है तिरुचिरापल्ली और वहीं पर वो शरण भी लिया था अमीरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली। तो इस प्रकार 1751 ईस्वी में, इस प्रकार 1751 ईस्वी तक डुप्ले की शक्ति भारत के अंदर चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है, परंतु उसका जो प्रतिकर्ष था आने में यहाँ देरी नहीं लगाई। अंततः अमीरुद्दीन के पराजित किए जाने के बाद अमीरुद्दीन का पुत्र जो मोहम्मद अली था, वो कर्नाटक की राजधानी अर्काट होती थी और अर्काट से भागता है और पहुंच जाता है तिरुचिरापल्ली और वहीं तिरुचिरापल्ली में मोहम्मद अली अमीरुद्दीन का पुत्र शरण लेता है। तो यहां तक समझ गए। आगे चलते हैं रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव की बारी है। रॉबर्ट क्लाइव ने अर्काट को खाली देखा। रॉबर्ट क्लाइव के माइंड में तुरंत आया कि अर्काट अब तो खाली हो गया है, अब तो यहाँ दांव लगाने लायक है। तो वही किया, वही दांव लगाया। रॉबर्ट क्लाइव को अब अर्काट खाली नजर आने लगी और खाली देखकर 1751 ईस्वी में उसने एक अपना घेरा डाल दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने अर्काट को अब देखा खाली, और जब रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि अब अर्काट खाली हो गया है, तो उसने अर्काट पर अपना दांव लगाना शुरू किया। तो दांव कब लगाया? 1751 ईस्वी में। और 1751 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने एक प्रसिद्ध घेरा डाल दिया। कहाँ? अर्काट पर। रॉबर्ट क्लाइव जब अर्काट को खाली देखा तो 1751 ईस्वी में उन्होंने एक घेरा डाल दिया। उसका रॉबर्ट क्लाइव का एक प्रसिद्ध घेरा डाल दिया गया और इस घेरे को इतिहास में अर्काट का घेरा कहा जाता है। इतिहास में इस घेरे को अर्काट का घेरा कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव के अर्काट के इस प्रसिद्ध घेरे ने भारत में डुप्ले के भाग्य का सर्वनाश कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव के अर्काट के इस प्रसिद्ध घेरे ने जो घेरा डाला था अर्काट में रॉबर्ट क्लाइव ने, तो अर्काट के इस घेरे ने रॉबर्ट क्लाइव को भारत में डुप्ले के भाग्य का सर्वनाश कर दिया। यानी कि अब डुप्ले का रॉबर्ट क्लाइव ने पूरा सर्वनाश कर दिया और अपना वर्चस्व जमाने लगा। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने डुप्ले के भाग्य का सर्वनाश कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया और अपना वर्चस्व यहाँ रॉबर्ट क्लाइव ने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। अब डुप्ले को, अब जब
डुप्ले का सर्वनाश सब कुछ कर दिया तो डुप्ले को बुला लिया जाता है फ्रांस। अब डुप्ले को फ्रांस बुला लिया जाता है और डुप्ले चला जाता है फ्रांस में, और उसके स्थान पर, डुप्ले के स्थान पर गोरोही को भारत भेजा जाता है। तो डुप्ले का जब सर्वनाश रॉबर्ट क्लाइव ने कर देता है तो डुप्ले को फ्रांस पुनः बुला लिया जाता है, और डुप्ले को फ्रांस बुलाकर डुप्ले के स्थान पर किसे भारत भेजा जाता है तो गोरेहू एक नाम है, याद रखिएगा। डुप्ले के स्थान पर गोरेहू भारत भेजा गया था, गोरेहू को। जब रॉबर्ट क्लाइव ने डुप्ले का सब कुछ भाग्य सर्वनाश कर दिया तो डुप्ले को फ्रांस बुला लिया जाता है, और जब डुप्ले फ्रांस चला जाता है तो डुप्ले के स्थान पर वहाँ से गोरेहू को भेजा जाता है। अब गोरेहू भारत आता है, और गोरेहू जब भारत में आता है तो दिसंबर 1754 में होती है एक संधि। कोई भी युद्ध या तो पक्ष विपक्ष में से किसी का सब कुछ नाश करके, सब कुछ खात्मा करके युद्ध समाप्त होता है, या फिर कोई ना कोई संधि करनी पड़ती है और संधि के दौरान युद्ध समाप्त होती है। तो अब इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध में होती है एक संधि। जैसे हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्स-ला-शापेल की संधि को पढ़ा था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्स-ला-शापेल की संधि के अंतर्गत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है, उसी तरह से यहाँ द्वितीय कर्नाटक युद्ध में भी अंत में एक संधि हो जाती है। उस संधि का नाम है पांडिचेरी की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि होती है। कब होती है? दिसंबर 1754 ईस्वी में होती है, और इसी पांडिचेरी की संधि के अंतर्गत, इसी पांडिचेरी संधि के तहत दिसंबर 1754 ईस्वी में इस संधि के अंतर्गत ये दूसरा वाला आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी समाप्त होता है, यानी कि यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। कब समाप्त हुआ? दिसंबर 1754 में समाप्त हुआ, पांडिचेरी की संधि के तहत। तो ये पांडिचेरी की संधि याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पांडिचेरी की संधि किन संघर्ष के दौरान हुआ था। एक्स-ला-शापेल की संधि किस संघर्ष के तहत, किस युद्ध के दौरान, किस युद्ध में संधि हुआ था? तो एक्स-ला-शापेल संधि हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध में, और पांडिचेरी की संधि हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। तो याद रखिएगा, डुप्ले को जब रॉबर्ट क्लाइव ने अर्काट को खाली देखा तो 1751 ईस्वी में अर्काट पर घेरा डाला था रॉबर्ट क्लाइव ने, और इस घेरे को इतिहास में अर्काट का घेरा कहा गया है। रॉबर्ट क्लाइव के अर्काट के प्रसिद्ध घेरे ने भारत में डुप्ले के भाग्य का सर्वनाश कर देता है। अब डुप्ले को फ्रांस बुला लिया जाता है, डुप्ले पहुंच जाता है फ्रांस, और डुप्ले का स्थान लेता है गोरेहू, और गोरेहू डुप्ले का स्थान लेकर भारत आता है, और भारत आकर पांडिचेरी की संधि करता है दिसंबर 1754 में, और दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध अब हो जाती है समाप्त। तो आप सभी को द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कहीं कोई समझ में नहीं आई तो बताइए। बिल्कुल समझ गए होंगे सर। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध हमने देख लिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध पिछले वीडियोज में हम सब पढ़ लिया था। आप सभी को अगर समझ में नहीं आया हो तो बताइए। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। आप सभी का जवाब हमें मालूम है यही होगा। फिलहाल अगर नहीं समझ में आती है तो बताइएगा, हम पुनः समझाने का प्रयास कर दूंगा। अब आते हैं कर्नाटक का तीसरा युद्ध। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध मेरे प्यारे बच्चों कब होता है? अब
द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था कब? 1754 में। समाप्ति वाला देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ 1754 में और तृतीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ कब हुआ? तो 1758 में। यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 में यक्सलासापिल की संधि के अंतर्गत समाप्त हुई थी और 48 से 1 साल आराम किया था और 1749 में लड़ा था द्वितीय कर्नाटक युद्ध और 1754 तक एक युद्ध चला था और 54 से तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1758 में शुरू हुआ था और ये प्रथम और द्वितीय के बीच में 1 साल का गैप था, जबकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध से कर्नाटक का तृतीय युद्ध के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो 4 साल का डिफरेंस है। अर्थात द्वितीय कर्नाटक युद्ध जब समाप्त हुआ था तो 4 साल आंग्ल फ्रांसीसियों ने आराम किया था और 4 साल बाद 1758 में पुनः युद्ध करते हैं और 1763 तक 5 साल के लिए ये भी युद्ध चला था। 5 वर्ष के लिए तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय आर्य कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी 5 साल तक चला था 1758 से 1763 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध से द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बीच का समय गैप है 1 साल। द्वितीय कर्नाटक युद्ध से तृतीय कर्नाटक युद्ध के बीच का समय है 4 साल। याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं। यही सब ट्रिक है याद करने का। तो जब एक को आप याद रखेंगे तो दोनों अपने आप याद आ जाएंगे। गैप आप याद रखिएगा कि पहला 1 साल आराम किया था, पहले के बाद दूसरा 1 साल आराम हुआ था और दूसरे के बाद तीसरा 4 साल का आराम लिया था। तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध 4 साल के बाद 1758 में शुरू हुआ और 1763 साल तक चला था। कुल 5 वर्ष तक ये युद्ध चला था। और इस युद्ध का कारण क्या था? तो आइए जानते हैं। तृतीय कर्नाटक के युद्ध में कर्नाटक का तीसरे युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया और प्रसा। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच यूरोप में चलने वाले सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी से प्रभावित था। अब आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी, सर ये सप्तवर्षीय क्या है? सप्तवर्षीय युद्ध क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सप्तवर्षीय युद्ध का मतलब होता है, सप्त का मतलब 7, यानी कि सप्तवर्षीय युद्ध 7 वर्ष तक चला था। इसलिए नाते इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया है। वर्षीय क्या? वर्ष, सप्त माने 7, यानी कि 7 वर्षीय युद्ध चला था 1756 से 1763। आप स्वयं देख लीजिए, 1756 से 1763 तक कितने साल हुआ? तो 56 4 60 और 60 3 63, तो 4 इधर और 3 उधर, तो 4 3 हुआ 7। तो ये ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ था यूरोप में, ये सप्तवर्षीय युद्ध चला था, यानी 60 वर्ष तक ये युद्ध चला था। तो यह युद्ध कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 ईस्वी से 1763 तक कुल 60 वर्षों तक चला था। कुल 60 वर्षों तक चला था। मैंने यहाँ शुरुआत में 5 लिख दिया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 5 साल तक चला था, ये 60 वर्ष तक चला था। इसी नाते इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया है। तो यह युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा
ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में यूरोप में एक युद्ध चल रहा था, एक संघर्ष चल रहा था और इस युद्ध को सप्तवर्षीय संघर्ष यानी सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 तक प्रभावित था और इस युद्ध में फ्रांस ने किसका पक्ष लिया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, कर्नाटक के तृतीय युद्ध में फ्रांस ने पक्ष लिया था ऑस्ट्रिया का। फ्रांस ने कर्नाटक के तृतीय युद्ध में पक्ष लिया था ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। कर्नाटक के तृतीय युद्ध में फ्रांस ने पक्ष लिया था ऑस्ट्रिया का। वहीं इंग्लैंड ने प्रशा का पक्ष लिया था। तो आपको अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि कर्नाटक के तृतीय युद्ध में फ्रांस ने किसका पक्ष लिया था, तो फ्रांस ने ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया था और इंग्लैंड ने प्रशा का पक्ष लिया था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच 60 वर्ष तक लड़ाई चली थी। इसी नाते इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया है और सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था 1756 से 1763 तक। ये 5 ही है। यहाँ 1756 से 1763 है, चूंकि ये कर्नाटक के युद्ध में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में यूरोप में चलने वाला ये युद्ध था 1756 से 63 तक से प्रभावित था। और ये कर्नाटक का युद्ध होता है 56 के बाद 2 साल बाद यहाँ 58 से 63, तो ये 5 साल होगा। आप नोट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ को देखकर अभी 7 वर्ष यहाँ भी करेक्शन करवा दिया था, आप लोग फिर पुनः करेक्शन कर लीजिए कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763 यानी कि 5 वर्ष तक चला था। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच यूरोप में चलने वाले ये सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि 1756 से 1763 से प्रभावित था। और इस युद्ध में फ्रांस ने साथ दिया था ऑस्ट्रिया का, फ्रांस ने पक्ष लिया था ऑस्ट्रिया का और वहीं इंग्लैंड ने पक्ष लिया था प्रशा का। तो नोट कर लीजिए, फ्रांस ने ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया था इस युद्ध में और इंग्लैंड ने पक्ष लिया था प्रशा का। और इसी युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में एक युद्ध यहाँ भी होती है, वांडीवास का युद्ध। अब वांडीवास का युद्ध होता है 1760 ईस्वी में और इस युद्ध के दौरान वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की सेना को बुरी तरीके से पराजित कर देता है और इसमें फ्रांसीसी का भारत में प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो गया। तो आपके परीक्षा से संबंधित फैक्ट है कि वांडीवास का युद्ध निम्नलिखित में से बताइए किस युद्ध में, अंग्रेजों के किस युद्ध में वांडीवास का युद्ध हुआ था? तो कर्नाटक के तृतीय युद्ध में हुआ था, जबकि यहाँ द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आम्बूर का युद्ध हुआ था। तो आम्बूर का युद्ध कहाँ हुआ था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हुआ था और ये वांडीवास का युद्ध हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध में। ये सभी फैक्ट आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप बिल्कुल क्लियर होके 2-4 बार वीडियोस को देख लीजिएगा, जिससे हर फैक्ट आपके माइंड में सेट हो जाए और कोई भी परीक्षा में आप जाएंगे देने तो आपका क्वेश्चन वहाँ आएगा और आपका क्वेश्चन गलत ना होने पाए। आप चाहे छोटे स्तर का परीक्षा देने जाओगे, चाहे बड़े स्तर का परीक्षा देने जाओगे, इनमें से क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में मिलेगा।
चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, पुलिस, एसआई, लेखपाल, पेट, कानूनगो, अधीनस्थ की हर परीक्षाओं में, यहाँ तक यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ में भी ये सारे क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं। आपको विश्वास ना हो तो क्वेश्चन बैंक उठा के आप देख लीजिए। ये सारे जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको हर परीक्षाओं में मिलेंगे, और परीक्षा देने जाओगे तो वहाँ आपको याद आ जाएगा कि सर जो पढ़ाए थे बिल्कुल सही कह रहे थे और वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। तो बिल्कुल आप सब वीडियोस पर को देखिए, प्यार और सपोर्ट हमें देते जाइए, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरा परिश्रमिक है, और इसी प्यार और सपोर्ट से मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता है और आपके लिए दिन रात संघर्ष करते हुए हम निरंतर आपके पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ वीडियो बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से फटाफट आप सब चैनल पर आ जाइए और सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए, और लाइक शेयर कमेंट से हमारा प्यार और सपोर्ट हमें देते जाइए, हमारा आत्मबल और विश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य, भारत के प्रत्येक नागरिकों तक इसे पहुंचा दीजिए। आप सभी इसका यही आभार व्यक्त करता हूं, यही आप सभी से अपील करते हुए गुजारिश करता हूं। तो चलिए, कर्नाटक के तृतीय युद्ध में हम चल रहे थे। तो कर्नाटक के तृतीय युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी के दौरान 5 वर्ष तक चला था, और एक कर्नाटक का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच यूरोप में चलने वाले सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक था? तो 1756 से 1763 तक था, और इस युद्ध में फ्रांस ने पक्ष लिया था ऑस्ट्रिया का, और इंग्लैंड ने पक्ष लिया था प्रशा का। और इसी युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम याद रखिएगा, वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था, जब कर्नाटक का तृतीय युद्ध चल रहा था। तो कर्नाटक के तृतीय युद्ध में वांडीवास का एक युद्ध होता है 1760 ईस्वी में, और इस युद्ध में, इस वांडीवास के युद्ध में, इस 1760 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बड़ी बुरी तरीके से पराजित कर दिया, इसमें फ्रांसीसी का भारत में जो प्रभाव था, बिल्कुल फ्रांसीसियों का प्रभाव समाप्त हो गया द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। और इस युद्ध के बाद भारत में, इस युद्ध में के बाद जब फ्रांसीसियों का प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो जाती है, तो अब भारत में सिर्फ एकमात्र शक्ति ही का वर्चस्व आ जाता है। वो कौन थे? यूरोप की एकमात्र शक्ति हो जाती है, स्थापित हो जाती है। तो इस युद्ध के बाद भारत में यूरोप की एकमात्र शक्ति इंग्लैंड का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। इस युद्ध के बाद भारत में यूरोप की एकमात्र शक्ति इंग्लैंड का अब वर्चस्व स्थापित हो जाता है, और 1763 ईस्वी में यूरोप में अंततः एक पेरिस की संधि कराई जाती है, और पेरिस की संधि के तहत ये सप्तवर्षीय युद्ध भी अब समाप्त हो गया, और इसी के साथ भारत में तीसरा आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध भी अब समाप्त हो गया। तो इस कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बाद भारत में यूरोप की एकमात्र शक्ति इंग्लैंड का वर्चस्व स्थापित हो जाती है, और इसी के साथ भारत में
स्थापित हो जाती है और जब अब इंग्लैंड की शक्ति अपना पूर्ण शक्ति स्थापित कर लेता है, तो इस युद्ध के बाद भारत में यूरोप की एकमात्र शक्ति इंग्लैंड का वर्चस्व स्थापित हो गया और 1763 ईस्वी में युद्ध समाप्त होता है। किस एक संधि कराई जाती है, उस संधि के अंतर्गत युद्ध समाप्त कर लिया जाता है। 1763 ईस्वी में एक पेरिस की संधि होती है और उस पेरिस की संधि के तहत यूरोप में अंततः ये 70 वर्षीय युद्ध समाप्त हो गया और इसी के साथ भारत में अब जब पेरिस की संधि के अंतर्गत तीसरा आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध भी समाप्त हो गया। तो आपसे हम पूछें कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के अंतर्गत समाप्त हुआ था, तो आपका सही जवाब होना चाहिए कि यक्स-ला-शापेल संधि। सर, यक्स-ला-शापेल संधि 1748 ईस्वी में कराई गई थी और उसी के अंतर्गत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के अंतर्गत समाप्त हुआ था, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था ये पांडिचेरी की संधि। दिसंबर 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि हुआ था और इस पांडिचेरी की संधि के तहत दूसरा कर्नाटक युद्ध भी समाप्त कर दिया गया था और तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि कराकर। तो प्रथम में यक्स-ला-शापेल संधि, दूसरे में याद कीजिए, प्रथम में यक्स-ला-शापेल संधि, दूसरे में पांडिचेरी की संधि और तीसरा कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि समाप्त होती है। तो कैसा लगा, आपको समझ में आ गया? कहीं अगर नहीं समझ में पाए हो तो बताइए। बिल्कुल समझ गए होंगे, आप सभी को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, कैसे देखिए, किसी को बैठने की स्थान दोगे तो वो पैर भी फैलाएगा, आराम भी करेगा वक्त देखकर। तो वही हाल अंग्रेजों के साथ भी हुआ। अंग्रेजों ने पहले भारत में आकर एक बैठने का स्थान के लिए गिड़गिड़ाए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत व्यापार करने की। और जब उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत व्यापारी के रूप में स्वीकार कर लिया गया भारत के शासकों के द्वारा, तब उन्होंने अपना दांव स्टेप बाय स्टेप खोजते गए और उन सब तमाम ये तीनों प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध के लड़कर उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित करने में सफलता हासिल कर लिए। और अब भारत में एकमात्र शासक के रूप में कौन है, तो इंग्लैंड का वर्चस्व था। इंग्लैंड स्वतः अपना शासनभार संभालने लगी और भारत हो जाता है इंग्लैंड राज्य। अर्थात अब भारत पूर्णतया गुलाम हो चुकी होती है किसके, इंग्लैंड के से। तो अब हम पढ़ेंगे एक एक करके इंग्लैंड की शक्ति भारत में कैसे स्थापित होती है और इंग्लैंड का कानून भारत में कैसे बनता है। इंग्लैंड के सारे कानून भारत में यहाँ लागू कर दिए जाते हैं और इंग्लैंड का ही प्रतिनिधि भारत में शासक होता है और एक एक शासक को, एक एक साम्राज्य को हम स्टेप बाय स्टेप अब यहीं से शुरुआत करेंगे आधुनिक भारत की। अभी तक आधुनिक भारत में इंग्लैंड के शासक कैसे राज करने का हथकंडा क्या था, हम सब कुछ पढ़ चुके। अब एक एक शासक को हम पढ़ेंगे और अगला टॉपिक होगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम भारत। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कैसे अपना क्या करती है, वो सब हम अगले सेशन में बहुत जल्द पढ़ेंगे।
तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हम बेसब्री से इंतजार करूँगा। तो और आप सभी से एक अपील फिर करता हूँ, आप सभी से एक प्रार्थना करता हूँ, आप सभी से गुजारिश करता हूँ। आप सभी हमारे भाई बहन हैं और अपने सभी भाई बहनों से शाहिदे कोट कोट प्रणाम करते हुए प्रणाम करते हुए आप सभी भाई बहनों से, आप सभी अभिभावक बंधुओं से गुजारिश करते हुए, निवेदन करते हुए अपील करता हूं कि आप सभी एक गंगा एकेडमी मंच पर आप सभी आइए, एक साथ आइए, एकजुट होकर आइए और पूरे जोश के साथ हमें माहौल बना दीजिए अब आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने में। तो फटाफट चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश किया जाए तो सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो आप सभी से छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप सब देखिए, 2-4 बार लगातार देखिए। कहीं कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट कीजिए, हम पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए, हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर इतना शेयर करके फैला दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य, भारत के प्रत्येक नागरिक तक गंगा एकेडमी फैला दीजिए। आप सभी से बस यही निवेदन करते हुए अपील करता हूँ। आप सभी भाइयों बहनों से यही गुजारिश करता हूँ, आप सभी अभिभावक बंधुओं से यही गुजारिश करता हूँ। आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाएंगे तो निश्चित रूप से ये गंगा एकेडमी आपके लिए पूरा निःशुल्क है और निःशुल्क ही रहेगा। और निःशुल्क में पूरा कंप्लीट पाठ्यक्रम भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरा फुल सिलेबस के साथ हम कंप्लीट करवाएंगे और पूरा PDF भी आप सभी को उपलब्ध कराएंगे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो जल्द ही हम हर एक विषय के बेहतर से बेहतर एजुकेटर की एक टीम बनाएंगे और उस टीम के अंतर्गत पूरा आप सभी को हर विषय की, हर सब्जेक्ट की पूरा कंप्लीट तैयारी, आपके भारत के हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने का प्रयास करूंगा और पूरा PDF दूंगा। और आप सब फटाफट इतना हमें प्यार सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर दीजिए कि 1 लाख सब्सक्राइबर आप सब हमें पहुंचा दीजिए। जल्द ही हम डिजिटल बोर्ड पर कक्षाओं का शुभारंभ करने चल रहे हैं। तो क्या आप सभी व्हाइट बोर्ड के स्थान पर डिजिटल बोर्ड पर आना पसंद कर रहे हैं? तो आप सभी हमें कमेंट में बताइए। आप सभी फटाफट हमें 1 लाख सब्सक्राइबर का हम टारगेट है। मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों, बहनों, अभिभावक बंधुओं, 1 लाख सब्सक्राइबर का ये लक्ष्य, ये मुहिम आप सभी जल्द से जल्द पार करवा दीजिए। और आप सभी के लिए इस लक्ष्य को पार करने पर आप सभी को डिजिटल बोर्ड पर आधारित सारी कक्षाओं का शुभारंभ होगा। बस आप सभी अब फटाफट देर मत कीजिए, जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द आपके बीच। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। जय श्री राम, राधे राधे बच्चों। बब्बा, आप सब कैसे हैं? चलिए बब्बा, फिर मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।